Hello students, now we will continue our topic fuel principle of management. It is the topic of principle of management unit second of business study subjects. First of all, we gets the information about हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल के बारे में जानते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हेनरी फ्योल ने दिए थे. जो हेनरी फ्योल था उसका जो जन्म था वो हुआ था 1841 में, 1841 में जन्म हुआ और उसकी जो डेथ है वो हुई थी 1925 को, 1925 में उसकी डेथ हुई. वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट था. मीन्स उसका जो जन्म है फ्रांस में हुआ था और उसने अपनी मैनेजमेंट के जो रिगार्डिंग थ्योरीज़ हैं वो दी थी, इसीलिए इसको फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट कहा जाता है. और उसने जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एंटिम इन 1860 1860 में इन माइनिंग इंजीनियरिंग किसमें की थी, माइनिंग इंजीनियरिंग में उसने अपनी डिग्री की थी, ग्रेजुएशन वहाँ से की थी. उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया उसी कंपनी में, फ्रांस माइनिंग कंपनी थी. 1860 में ही उसने वहाँ पर ज्वाइन किया, एज ए इंजीनियर उसने ज्वाइन किया था. एंड रोज टू द पोजीशन of its as managing director in 1888. 1888 के अंदर 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स पर पहुंच गया. एक सिंपल इंजीनियर से वो एमडी की पोस्ट पर पहुंच गया. और उस समय कंपनी की जो पोजीशन थी वो बहुत ही एक तरह से बैंकक्रप्सी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दिवालिया होने की स्थिति में थी. मीन्स बैंक्स के बहुत ज़्यादा देनदारियाँ उसे यहाँ पर देनी थी. कंपनी वॉज एट दी वर्ज ऑफ बैंकक्रप्सी. तो यहाँ पर उसको बहुत ही, वर्ज का मतलब यहाँ पर है कगार पर थी, बहुत सारे पैसे देने थे, एक तरह से दिवालिया होने की स्थिति में कंपनी थी. जो फ्योल था, हेनरी फ्योल था, उसके पास काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, ब्रॉड एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था. और जिस वजह से वो कुछ ही समय के अंदर ही, थोड़े से टाइम के अंदर ही कंपनी को वो एक अच्छी पोजीशन पर ले गया. मीन्स जो कंपनी है वो एक पहली बैंकक्रप्सी की स्टेज पर खड़ी थी और अपने इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस की वजह से उसने इतना कंट्रीब्यूशन किया कि एक टर्निंग पॉइंट कंपनी के अंदर लेके आया और एक कंपनी जो है ऊंचाइयों तक, नई ऊंचाइयों तक कंपनी पहुंच गई. उसके बाद जब वो कंपनी से रिटायर हुआ 1918 में, कंपनी वॉज एक्सीलेंट कंडीशन, कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर थी. वो सिर्फ किसकी वजह से थी, हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन की वजह से थी. हेनरी फ्योल के इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उसे फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है. लेट अस डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स. सबसे पहले जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं वो हैं हमारे पास डिवीज़न ऑफ वर्क. बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, होल वर्क, जो सारा काम है, मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटी छोटी जॉब्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे. ईच जॉब मस्ट बी असाइन्ड टू ए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज़ कम्पिटेंट टू परफॉर्म इट. हम जो पूरा काम होता है उसको छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बांट देंगे और जो भाग हमने बनाया है काम का उसको किसी एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को हम सौंप देते हैं जो उसको परफॉर्म करने के लिए कम्पिटेंट हो. मीन्स जो उस काम को करने के लिए जिसके अंदर सामर्थ्य हो और वो काम कर सकता हो. और फ्योल का ये मत था कि सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उस क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होता है, तो इस वजह से काम को क्या किया जाता है, डिवाइड कर देना चाहिए. और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंस के जो पर्सन्स होते हैं उनको उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और डिवीजन ऑफ वर्क करने से ऐसे काम सिंपल हो जाता है, टास्क बड़ा सिंपल हो जाएगा। और साथ में जो उसने मेन इम्पोर्टेंट बात कही कि जो काम है वो जो वर्क दिया जाता है एम्प्लॉय को वो रिपीटिटिव नेचर में देना चाहिए। मीन्स जो किसी काम को दिया गया है एक एम्प्लॉय को, तो बार बार उसी सेम टास्क को उस एम्प्लॉयज़ को ही देना चाहिए, जिससे वो बार बार उस काम को करता है तो उसके अंदर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और साथ में उसकी एक्यूरेसी और उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, हम काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम स्मॉल टास्क में डिवाइड करेंगे तो फिर हम उसको सेम टास्क को हम क्या करते हैं, रिपीटिटिव नेचर में ही उसको सेंड करते हैं। फिर उसके अंदर वो स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है काम की, एक्यूरेसी और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई होती हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्समेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो अपनी क्या करते हैं, एक्टिविटी अलग अलग परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर और जो कंपनी के टारगेट है वो अचीव हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस, अभी आपको बताया, क्योंकि काम को हम क्या करते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं एज पर क्वालिफिकेशन, जो उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है उनके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और वो बार बार उसी सेम काम को ही, सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से वो उस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एंड सेकंड है इसमें सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्योंकि हम उसी काम को, सेम टास्क को बार बार एक स्पेशलिस्ट ट्रेंड पर्सन को दिया है हमने और उसी ने ही उसको परफॉर्म करना है, तो वो उसके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है काम और साथ में उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। बात करते हैं इसके कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। अगर हम किसी डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके क्या नुकसान होंगे। तो लैक ऑफ एफिशिएंसी, काम बहुत ही लेट होगा और ज़्यादा कॉस्ट आएगी और स्पेशलाइजेशन भी नहीं मिल पाएगा। मीन्स काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा समय लगता है। सेकंड है इसमें हमारे पास देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा और साथ में जो एफर्ट्स ड्यू टू चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, जो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे जब हम काम है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बार बार अगर हम दे देते हैं, क्योंकि जब काम हमने पहले व्यक्ति को दिया था तो वो उस काम को अच्छे तरीके से जान गया था, पहचान गया था और फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, किसी अनदर पर्सन को हम उसको असाइन कर देते हैं तो फिर वो उस काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। तो हेनरी फ्योल का जो मत था वो ये था कि जो काम जिस व्यक्ति को दिया गया है वो बार बार उसी व्यक्ति को ही दिया जाए। जब वो सेम टास्क उसी व्यक्ति को बार बार दिया जाता है तो वो उस काम को करने में निपुण हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। Now we discuss second principle of management is authority and responsibility. What is authority and responsibility principle? According to this principle, there should be a proper balance between authority and responsibility. Means जो authority and responsibilities हैं वो go hand to hand. Means वो इनका जो balance है वो proper होना चाहिए। बात करते हैं हम अथॉरिटी की मीनिंग की, तो अथॉरिटी का मीनिंग क्या है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, जो हमें डिसीजंस लेने के लिए पावर्स की ज़रूरत होती है। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, जो हमें काम टाइम पर कंप्लीट करना होता है, वो जो हमारा दायित्व होता है। उसके बाद है इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड एंड मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन
executives less interested in discharging his duties. अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर हम अथॉरिटी नहीं देते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं करेगा। इसी तरह से ही अगर हम किसी पर्सन को असाइन कर रहे हैं अथॉरिटी और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तब वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देता है, पावर का मिसयूज़ करेगा। एडवांटेज करते हैं इस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहले है इसमें इट प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज़ रुकता है इसमें। साथ में सेकंड, इट्स हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं इसके कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो इसके क्या परिणाम रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाती है अथॉरिटी से तो सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट परफॉर्म्स, अपनी ड्यूटी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह से इफ़ अथॉरिटी एक्सीड्स, अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो सबॉर्डिनेट्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उसको हमें ओबीडियंस उसको मानना होता है। इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो स्मूथली होती रहे, सिस्टमेटिक वे से चलती रहे। हमारे पास इसमें दो तरह की डिसिप्लिन मेथड्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है और सेकंड है हमारे पास इसमें जो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन्स हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं हम अपने सबॉर्डिनेट्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं। और सेकंड होता है इसमें हमारे पास कमांड डिसिप्लिन्स। इसमें हम जो भी हमारे पास सुपीरियर होते हैं उनके हमें रूल्स को मानना होता है। फिर इसके बाद हम इसके एडवांटेज कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। स्मूथ और सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है बिजनेस की, वो उसमें हेल्प करता है। साथ में जो बेटर रिलेशनशिप होते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के, वो मेंटेन होते हैं। और कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या है इसके, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस नहीं रखते हैं तो रेपुटेशन डाउन हो जाती है और साथ में जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। और सेकंड है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप है वो कॉर्डियल रिलेशन, वो जो मधुर संबंध होते हैं, स्वीट रिलेशन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इट से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर से एक ही समय में ऑर्डर रिसीव करेगा एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, और उसी को ही वो जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स एक सबॉर्डिनेट्स एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न। अगर एक एम्प्लॉय है एक से ज़्यादा सुपीरियर से अपने बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि वो किसके ऑर्डर को ओबे करे, किसके ऑर्डर को वो माने। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, तो जिससे डिस्टर्बेंस होगी और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ अराइज हो जाती है। ये डायग्राम्स के थ्रू भी बताया हुआ है, राइट अप्रोच है। इसमें एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर से एक ही टाइम में ऑर्डर रिसीव कर रहा है। यहाँ रॉन्ग अप्रोच के अंदर क्या है, यहाँ पर जो ये सबॉर्डिनेट 1 है, सबॉर्डिनेट 2 है, सबॉर्डिनेट 3 है, ये मैनेजर 1 से और मैनेजर 2 से भी ऑर्डर रिसीव कर रहा है। तो इसमें पता नहीं चलेगा सबॉर्डिनेट को कि वो सबसे पहले जो M1 मैनेजर 1 है और मैनेजर 2 है किसके ऑर्डर को वो माने, सबसे पहले किसका वो काम करें। उसके बाद एडवांटेज करते हैं हम इसके, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है, उसी के ऑर्डर को फॉलो करना है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजिली फिक्स हो जाती है, साथ में एफिशिएंसी और सबॉर्डिनेट्स की इंक्रीज हो जाती है और सुपीरियर की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में भी प्रॉब्लम आएगी और एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स दोनों की। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल्स इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। Unity of directions means that there should be one head, one plan for group of activity having same objectives. ऐसे एक्टिविटीज़ जिनके ऑब्जेक्टिव्स सेम हैं उनके लिए हम एक हेड और एक ही प्लान बनाते हैं। मीन्स उनके लिए आपको अलग अलग प्लानिंग और अलग अलग हेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम परचेज डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो जितनी भी हमें परचेजिंग एक्टिविटी करनी है तो वो परचेज डिपार्टमेंट के अंडर आएगी। परचेज मैनेजर है वही उन सभी एक्टिविटी को हैंडल करेगा। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। उनसे सभी से क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस क्रिएट्स होती हैं, कोऑर्डिनेशंस क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो बंद होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले है इसमें हम इजी अचीव कर सकते हैं, जो कॉमन गोल हमारे पास होते हैं उनको आसानी से हम इजीली अचीव किया जा सकता है। सेकंड है इसमें हम यूनिटी ऑफ एक्शंस इंश्योर होता है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स है इसके, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएगी। साथ में देयर विल बी कोऑर्डिनेशन, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा यहाँ पर, ये थोड़ा लाइन यहाँ पर मिस्टेक होगी, देयर विल बी लेस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लेस, सेकंड में यहाँ पर लेस कोऑर्डिनेशन मीन्स कम कोऑर्डिनेशन होगा। अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मीन्स जो काम एक व्यक्ति ने किया है वही सेम काम कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको कर रहा है, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होती है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। हम इसको यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो इनके डिफरेंस को करेंगे। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम मीनिंग कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक जो एम्प्लॉई है, एक सबॉर्डिनेट है, वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। सेकंड है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें डिफरेंस है देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एक हेड होगा एक ही प्लान के लिए, फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स, जिनके क्या है सेम ऑब्जेक्टिव है। जैसे प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगी, तो प्रोडक्शन मैनेजर उनको हैंडल करेगा। इसी तरह से जो परचेज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो परचेज डिपार्टमेंट में आएंगी और परचेज मैनेजर उनको हैंडल करता है। सेकंड है इसमें एम, इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबॉर्डिनेट्स। ये ड्यूल सबॉर्डिनेशन को रोकता है, मीन्स हमारे पास जो एक एम्प्लॉई है वो एक टाइम में दो से ज़्यादा मैनेजर से ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। अगर एक एम्प्लॉई एक से ज़्यादा मैनेजर से ऑर्डर रिसीव करता है, मीन्स दो या उससे ज़्यादा मैनेजर से ऑर्डर रिसीव करता है, तो एम्प्लॉई कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, किसके ऑर्डर को मानना है, तो उसको रोकता है ये। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का इसका एम होता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, मीन्स जो एक एम्प्लॉई काम को कर रहा है अगर दूसरा एम्प्लॉय उसी सेम काम को कर रहा है तो उसको रोकता है। उसके बाद है इसमें थर्ड इम्प्लीकेशंस, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफ़ेक्ट करता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है।
उसके बाद है सिग्निफिकेंस। यहाँ पर इसकी जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और जो रिलेशंस हैं वो हार्मोनी रिलेशनशिप क्रिएट होती हैं और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन फैसिलिटेट्स होता है, साथ में कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं।